सर आप काफ़ी लंबे टाइम से पटना की पावन धरती पर पढ़ा रहे हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ भी नीट की या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है सर? हमारे पटना के बच्चे, बिहार के बच्चे सर इमोशनल, वो सर टीचर को टीचर नहीं बोलते, गुरु बोलते। आप सर कभी पटना में अगर बच्चों से बात करेंगे तो सर बाय हार्ट वो लोग आपको पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे भविष्य को बनाने वाले हमारे यही गुरु। हर टीचर, हर एजुकेटर ये करते हैं कि अपने बच्चों, क्योंकि वो बच्चे को बच्चे नहीं मानते। सर मैं एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चे की सफलता में सबसे बड़ा अगर खुशी बोलिएगा, एक माता, एक पिता और एक टीचर। बिल्कुल सही बात है सर। सर इन दोनों ने ईर्ष्याहीन, वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, सफलता। हेलो बच्चों, तो आज की हमारी पोस्टकास्ट सीरीज के अंदर हम फिर से एक केमिस्ट्री के धुरंधर फैकल्टी को लेकर आए हैं। नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और सर ने बहुत सारे नीट और जेईई के बच्चों को क्वालिफाई भी करवा दिया है और उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा भी दिया है। तो आइए जोरदार स्वागत करते हैं हमारे सर का, जिनका नाम है मुकेश श्रीवास्तव सर। बच्चे उनको MS सर के नाम से भी जानते हैं। स्वागत है सर का आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। सर आप काफ़ी लंबे टाइम से पटना की पावन धरती पर पढ़ा रहे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ भी नीट की या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है सर? सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर, आपने मुझे एक मौका दिया और एक उस धरती के बारे में आपने नाम लिया जिस धरती का एक एग्जाम्पल सेट है हमारे देश में। सर विगत अभी 4 वर्ष पहले से मैं रेगुलर पटना में बच्चों को सेवा दे रहा हूं। जहां तक बात है जेईई और नीट में, मैं प्रीवियस जिस कंपनी में था उस कंपनी में हमारे बहुत सारे बच्चे थे। उसके पहले भी मैं पटना में पढ़ाया हूं सर। लगभग अगर आप मान लेंगे 12 साल का एक्सपीरियंस मेरी पटना में है। हमारे पटना के बच्चे, बिहार के बच्चे सर इमोशनल होते हैं। वो सर टीचर को टीचर नहीं बोलते, गुरु बोलते हैं सर। आप सर कभी पटना में अगर बच्चों से बात करेंगे तो सर बाय हार्ट वो लोग आपको पैर छू के प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे भविष्य को बनाने वाले हमारे यही गुरु हैं। अब ये गुरु पे डिपेंड करता है सर, आप उन बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं जो बच्चे आपके लिए अपनी जिंदगी निछावर करने के लिए तैयार है। तो मैं तो यही कहता हूं हमारे पटना बच्चों के लिए ललित सर, हमारा बच्चा, हमारे बिहार के बच्चे सर, ना उनमें ये कोई कमी है कि वो बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते, डेडिकेशन 100% रहती है। उन बच्चों में आत्मविश्वास, अगर सर वो लग गए, मतलब उनके भविष्य में एक ही है, अगर इफ आई मेड फॉर डॉक्टर आई बी ए डॉक्टर, मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो इंजीनियर बनूंगा सर। उसके दिमाग में फ्लक्चुएशन ही नहीं है। अदर शहर में ललित सर मैंने गया, मैं देख रहा हूं कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के बच्चे सर एक ही बात सोचते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। सर गरीब के बच्चे हैं सर। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। तो सर ये तो हमारे बच्चों में एक काबिलियत है सर। अच्छा सर, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन नीट और जेईई की जब बच्चे तैयारी करते हैं तो रहता है, केमिस्ट्री में बड़ा डाउट सा रहता है उन्हें। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि केमिस्ट्री को हम रटें या केमिस्ट्री को हम समझें। बहुत मिसकंसेप्शन सा रहता है उनके अंदर। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत मुद्दे की बात आपने कहा है। हमारे बच्चे जो सर स्पेशली केमिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ, एक तो मार्गदर्शन की कमी है सर। और मैं इस पॉडकास्ट की तरफ से ये सारे एक शिक्षक को भी संदेश देना चाह रहा हूँ, और हमारे बच्चे के लिए बहुत बड़ी ये संदेश है कि देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पहले समझिए, वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है सर। केमिस्ट्री की 3 शाखाएं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सर फिजिकल में लोग कहते हैं, जैसे बच्चे का एक फोबिया होता है, नीट वाले बच्चों का फोबिया होता है मैथ से। जहां सर लंबी कैलकुलेशन आए उसके हाथ पांव जो है थरथराने लगते हैं। सच्चाई ये नहीं है सर। अब तो आज के नीट का जो पैटर्न है, अगर आप अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़ लिए, फार्मूला को अच्छे से आप थॉरली समझ गए, तो बस फार्मूला पे बेस्ड है। अब जब इस संस्था में मैंने एक चीज और देखा है सर, बेसिक मैथमेटिक्स पहले बच्चों को पढ़ाई जाती है, मैंने ये देखा सर फिजिक्स में भी रहता है। हाँ, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों को केमिस्ट्री के पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैं ये क्लास में ही देखा था।
तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई लॉगरिथम भी मैंने देखा पढ़ाते हुए, तो मुझे लगा कि बेस मैथ्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात, लॉगरिथम आप पढ़ा देते तो बच्चों की कॉन्फिडेंस तो वहीं बिल्डअप हो जाती है। अब रही बात की सर केमिस्ट्री की, जो रटने वाली बात आपने कहा, बच्चे रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है वो। आप चाहे केमिस्ट्री में, पहले फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड है, अब देखिए दो चैप्टर जहां मैक्सिमम सर बच्चों को मैं देखता हूं, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक इक्विलिब्रियम में, वो भी आयनिक, केमिकल तो चलिए संभाल लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं देखता हूं बच्चे अक्सर ये सोचते सर कैसे मैं याद करूं, क्या समझ में नहीं आती है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आते आते बच्चे का वर्क डन निकालते निकालते तो हालत खराब हो जाती है, बच्चे की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो आई थिंक जिस प्रकार सर आप लोग पढ़ाते हैं, और सर आप तो खुद ज्ञानवान है, मैं इस चीज को देखा हूं, तो बच्चे को आप बहुत कुछ, आपसे भी मैंने सिखाई बात कि मैंने ये देखा है सर कि बच्चों को जिस प्रकार पढ़ाई जाती है, आप उसे इंटरेस्ट लाइए, जहां सब्जेक्ट में उसकी इंटरेस्ट आई तो फिर ये बात नहीं रहती है कि उसे रटना है। बिल्कुल बिल्कुल, रटने की बात तो वो करते हैं सर जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो आज के समय में अपने ऑर्गेनाइजेशन का करना पड़ता है, जबरदस्ती आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रकार आप कर रहे हैं सर, बच्चों को क्या आप पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चों को लग रहा है कि यार मैं कुछ सीख रहा हूं, और जहां बच्चों के मन में यह आ गई मुझे कुछ सीखना है, सीख रहा हूं, तो बस सर खेल तो वहीं खत्म हो गए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि रटने की कोई जरूरत पड़ती है। सर जैसा आपने बताया कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास 3 ब्रांचेज रहती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तो सिर्फ याद ही करनी है, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको लगता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो भी हमें याद ही करनी है, और रिएजेंट जो है वो भी हमें याद ही करने हैं सारे के सारे, और कौन रिएजेंट कैसे वर्क करेगा वो भी हमें याद ही करने हैं। मतलब अगर मैकेनिज्म के डेप्थ में अगर आप जाके देखें तो हर चीज़ का सॉल्यूशन वहाँ रहता है। लेकिन बच्चों को ये बात आप कैसे समझाएं, क्योंकि हर टीचर जो रीज़न देखिए हर चीज़ का है, ऐसा आप भी जानते हैं, लेकिन बच्चों को हम उस डेप्थ तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि कुछ के रीज़न आपको बीएससी में मिलेंगे, कुछ के एमएससी में भी मिलेंगे। तो बच्चों को वहाँ पे कैसे समझाया जाए? सर एक बहुत बड़ा मिथ है सर, मैं तो ये ललित सर देख रहा हूँ कि विगत मैंने 18 साल से इस इंडस्ट्रीज में रहा, और मैंने बहुत बड़ा ये मिथ देखा है, बच्चों को कहता है ऑर्गेनिक रट लो। अरे भाई क्यों रटे? आप एक छोटी सी रिएजेंट हम लेते हैं सर, अगर बच्चे हमारे साइंस के हैं, नीट के बच्चे वो सुन रहे हैं, HBO रिएक्शन। अब देखिए वो रिएक्शन आप सर अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाते हैं, अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ाते हैं, फिर ले दो करके उसको एल्डिहाइड कीटोन में ले जाकर के आप उसमें रिड्यूसिंग भाई एक ही रिएजेंट का बार बार यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक मूवी है सर, कोई मूवी को हम 3 टाइम्स अगर देख ले तो मुझे नहीं लगता कि उस मूवी की उसकी स्टोरी को याद करने की जरूरत है, सब दिमाग में सेट हो गया, बिल्कुल सेट हो जाती है। तो सर कहानियां ये है कि बच्चों को रटने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे बिल्कुल मत रटिए, पढ़ने की तरीका सीखिए। आज के समय में नीट में सर मैं ये देख रहा हूं कि नीट एनसीईआरटी पे फोकस्ड है, तो आप एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कीजिए। आप सर कोई जरूरी नहीं है कि आप मान लीजिए एक बहुत सारे, मैं तो कहता हूं कि 2 पैटर्न होते हैं पढ़ाने के, ऑर्गेनिक में स्पेशली सर बहुत सारे मैकेनिज्म वाइज पढ़ा देते, एक मैकेनिज्म पढ़ा दिया उसमें सारे रिएक्शन को डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो वो स्टक कर जाएंगे, नीट वाले बच्चे स्टक कर जाएंगे। नीट वाले बच्चों को एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाइए, एकदम आप थॉरोली उसको एक रिएजेंट को 3 बार एप्लीकेशन करवा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक रिएजेंट को वो 3 बार देखा तो फिर कहां भूलेगा। और आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो बच्चों को अभ्यास करवाइए, अभ्यास कर रहे हैं, मस्त है, बुलंद है, तो रटने की हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत है सर। अच्छा सर, आपने जैसे कि अभी कहा कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के स्टूडेंट के लिए खास तौर पे। जी जी। तो क्या कोई नीट का स्टूडेंट अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े तो केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कर सकता है? बड़ा मार्केबल बात बोले सर। आज के समय में मतलब 2026 के नीट का मैं पेपर देख रहा हूँ। जी जी। हालांकि री नीट पेपर को एक माइलस्टोन नहीं माने, री नीट तो अक्सर एक बार लाइफ में कभी एक इंसिडेंट है जो आ जाते हैं, तो री नीट पेपर को बच्चों को मैं कहता हूँ उसे आप एक माइलस्टोन लेकर के न चलिए कि भाई हमें तैयारी री नीट की तरह करना है, लेकिन नीट की तरह जरूर कीजिए। और अनडाउटफुली एनसीईआरटी मेरी ग्रंथ है, ये बच्चे याद रखें। एनसीईआरटी आपके लिए एक मूलभूत किताब है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब रही बात सर ये कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम 160 प्लस मार्क्स ला सकते हैं? जी, मेरा ये अपना ओपिनियन कहता है सर कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप चाहेंगे टॉपर बनना, ये मिथ हो जाए। बिल्कुल एनसीईआरटी है,
बट सिर्फ एनसीईआरटी एक वर्ड, सिर्फ मैंने एक वर्ड बोला ले सर, सिर्फ वो मत कीजिए। एनसीईआरटी को सर डिकोड करना भी बहुत टफ है। अच्छा, एनसीईआरटी को डिकोड आपने कहा, एनसीईआरटी एक लाइन में बहुत सारे मीनिंग निकाला। हाँ, अच्छा, हाँ, एक चीज बहुत अच्छा ललित सर मैंने देखा था, मॉड्यूल जो आपकी थी उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी की जो आप लोगों ने पेपर बनाया था, मैं देखा बड़ा इसको गौर करके आपके इस मॉड्यूल किताब को मैंने पढ़ा है सर। थैंक टू यू पीपल्स एंड ऑल द एंटायर टीम ऑफ योर अंडर द वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ यू। सर आपने एनसीईआरटी के कोड मतलब जो डिकोड किया है सर, मतलब एक एक लाइन मैंने आज पढ़ा था तो मुझे लगा कि अनडाउटफुली यार, अगर बच्चों को इतनी हेल्प मिल रही है, आप एनसीईआरटी को तोड़ के रख दिया अपने मॉड्यूल में, तो आई थिंक सर इट्स अ माइलस्टोन फॉर द स्टूडेंट्स। तो मेरे विचार से थोड़ी एनसीईआरटी के अलावा और चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और वो आपका असाइनमेंट और डीपीपी तो सफिशिएंट है सर, सफिशिएंट। सर एक्चुअल में देखिए, जो हमारी पूरी केजीएस की टीम है, नो डाउट टाइम टू टाइम हम चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, और बच्चों को भी हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल फ्रेश कंटेंट डिलीवर हो। जैसे कि अभी आप देखा होगा रीनीट के जो क्वेश्चंस हमारे हुए, तो तकरीबन हर फैकल्टी क्लास में क्वेश्चंस को करवा चुका होगा। अरे गुड। और क्वेश्चंस को करवाने का उद्देश्य एम सिर्फ इतना ही था कि बच्चों को ये समझाया जा सके कि पेपर जो है वो किसी भी टाइम किसी भी पैटर्न पे जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि जो 1990 में या 2000 में जो क्वेश्चन आया था और जो 2026 में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत डिफरेंस है। जी, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कंसेप्ट पे फोकस करवा दिया जाए, और उसके बाद चाहे क्वेश्चन जेई का हो चाहे नीट का हो, उससे कोई मतलब कोई फर्क। बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट अगर कंसेप्ट सिखा दिया तो फिर नहीं लगता कि बच्चों को कहीं डाइवर्ट होना चाहिए। फिर तो पेपर जैसा है बिल्कुल उस पे हमको अटैक करना है। अच्छा सर, एक चीज और भी हम लोगों ने जर्नली क्लास में ऑब्जर्व की है, आपने इतने टाइम तक पढ़ाया, आप भी देख रहे होंगे इस चीज को, कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो आपने कहा कि जैसे अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ सपोज कीजिए, तो बच्चा आप देखें कि अप्रैल से पढ़ रहा है, बिल्कुल मेहनत करता है, और नवंबर दिसंबर तक आते आते वो बच्चा थोड़ा एकदम डाउन होने लगता है, थोड़ा अंदर से फ्रस्ट्रेट भी होने लगता है, डिमोटिवेट भी होने लगता है। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे समझाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने कहा सर, और ये इसका जवाब सुनने के लिए मैं तमाम बच्चों को कहूँगा, बी फोकस, मेरी इन बातों पे फोकस कीजिए। और सर होता क्या है कि बिगनिंग में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो एक एक चैप्टर हमारा चलते रहता है, एक चैप्टर का प्रॉब्लम आते हैं तो बच्चे उस पर अच्छा कॉन्फिडेंट रहते हैं। ग्रेजुअली आपके क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, 30% 40% का प्रीवियस चैप्टर का वेटेज आप बढ़ाते हैं। एक समय आती है नवंबर तक जब तक आप फुल सिलेबस लेना स्टार्ट करते हैं, और दैट्स द टाइम वेयर द डिग्रेडेशन स्टार्ट। पूरा प्रेशर बच्चों के ऊपर आ जाता है एकदम से, फुल सिलेबस प्रेशर। उस समय सर मेरी ये एक्सपीरियंस कहती है, और मैं सर एकदम बाय टच छूट मैं बोल रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने एजुकेटर, अपने टीचर, आपके क्लासरूम के टीचर, उनके कनेक्ट में रहिए। बहुत बड़ी बात है, आप कनेक्ट में रहिए, उनकी बात को समझिए। डीमोटिवेट होते, यू शेयर योर प्रॉब्लम विद टीचर, आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है कि आपको लगेगा कभी कि आज इस पेपर में सर अच्छा मार्क्स किया, क्योंकि पेपर में सर अक्सर आप लोग कभी फिजिक्स को टफ कर देते हैं, कभी बायोलॉजी फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे कंडीशन में आपके भी मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे। आप क्यों नहीं सोच रहे? अच्छा, आपकी सर लोग की ये मानसिकता है टेस्ट सीरीज में पेपर टफ लाओ। सर मैं तो ये भी देखा हूं कि जो बच्चे आपके टेस्ट में अच्छा मार्क्स ला रहे, मतलब आप समझिए कि उसके +20 -20 का मार्क्स आपके नीट में सेट हो रहा है, अपना माइंड सेट वो करके रख रहे हैं। तो आप ग्रेजुअली अपग्रेड कीजिए, अपने टीचर के कनेक्ट में रहिए। और दूसरी बात, आप टोटल टेस्ट दीजिए, टेस्ट को कभी मिस आउट मत कीजिए। टेस्ट में डिग्रेड होगा, होने दीजिए भाई, प्रेशर तभी तो बढ़ रहा है। आप जितना एग्जाम देंगे, जितनी अभ्यास करेंगे, उतना आप में प्रोग्रेस होगा। तो आई थिंक मैं 2 मूलभूत बात कहना चाहूंगा सर, अपने एजुकेटर, अपने टीचर के टच में रहिए, टॉक विद द योर बेस्ट टीम, आपके मैनेजमेंट टीम में जो अच्छे मतलब वहां पे हैं, जो आपके केयर करते हैं, उनसे बात कीजिए। फूड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, खाना पीना पे ध्यान दीजिए, मस्त होके खाना खाइए, प्रेशर में मत रहिए, क्योंकि अगर भूखे रहेंगे तो नींद आएगी सर, और नींद आएगी तो फिर उसके बाद बैकलॉग स्टार्ट होगी। तो आई थिंक मैं ये मानता हूं, अपने एजुकेटर के टच में रहिए। कोई चैप्टर पर्टिकुलरली कभी सर वीक रहते हैं तो आप बैठिए, बैठ के पढ़ लीजिए। और वो तो मैं देखता हूं सर, आपके डाउट सेशन में बच्चे लोग बैठे रहते हैं और बस आपके एक एक चैप्टर का डाउट वो पूछ लेते हैं।
तो आई थिंक कीप इन टच विद द एजुकेटर, मेरा यही साथ है। तो बच्चों, सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो बच्चे हैं हमारे, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कंसर्न फैकल्टी के टच में ज़रूर रहें और जितना हो सके फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में गैप जो है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी हर बात को अपनी फैकल्टी के साथ शेयर कर पाए। आपका जो भी वीक पॉइंट है आपको वो भी फैकल्टी के साथ शेयर करना चाहिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि बच्चा आप पहली बार 12th करने आए हैं या आपने ड्रॉप ईयर लिया, लेकिन फैकल्टी के सामने ऐसे 8-10 बैच चले गए होंगे जिन्होंने सेम प्रॉब्लम को फेस किया होगा। तो सर का कहना बहुत ही एकदम बिल्कुल राइट रहेगा कि फैकल्टी के टच में रहिए और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे लगता है फैकल्टी के अलावा और कोई नहीं दे पाएगा। बहुत बढ़िया सर। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि जनरली जब हम बच्चों से बात करते हैं क्लास में, आपने भी देखा होगा कि हर टाइप का बच्चा रहता है। कोई क्लासरूम में ही पढ़ता है, घर जाके कुछ नहीं पढ़ता। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो घर जाके 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, और आपने ऐसा भी सुना होगा क्लास में जो बोलते हैं कि हम 16-16 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, और हमारे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि एक्चुअल में इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ना सफिशियंट है, इंक्लूडिंग क्लासरूम स्टडी। अगर हम क्लासरूम स्टडी को भी काउंट कर लें तो बच्चे को जेन्युइनली कितना टाइम देना चाहिए? देखिए सर, ये सवाल अक्सर सारे बच्चों के मन में है। बच्चे कहते हैं कि सर मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, 12 घंटा पढ़ता हूँ। सर मैं तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई किया। मेरे विचार से टाइम बाउंडेशन या समय सीमा बांध करके अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये आपके लिए बाधक है। समय सीमा मत बांधिए, अपने शरीर को रिलैक्स रखिए। पहले तो सर 6 to 7 आवर आपकी कोचिंग क्लासेस हो। बिल्कुल। मैं इन बच्चों को एक संदेश ये देना चाहता हूं कि सर जब कोचिंग की क्लासेस करें, जब क्लास में आप जाएं, आप पूरी तरह अच्छी तरह 1.5 घंटे का लेक्चर जो होता है वो सुनिए, और फिर घर पे आकर के, अगर मोस्ट प्रोबेबली, मैं तो पहले ये सजेशन नहीं देता हूं कि आप घर पे उसको फिर से रिकॉल कीजिए। भाई आप सुन लिए, दैट्स व्हाट आपने एक बार सुन लिया, समझ लिया, तो कांसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल, आप 1.5 घंटा कर क्या रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उस पर अभ्यास कीजिए, सवाल बनाइए। उसके बाद आप देख लीजिए, क्योंकि एक टारगेट लेके तो चलना ही पड़ता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में क्वेश्चंस बनाने। बिल्कुल। अब सर बॉटनी, जूलॉजी का एक टारगेट लीजिए, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन बनाना। अपना वर्कआउट कर लीजिए कि मैं 100 क्वेश्चन बनाऊंगा, 50 क्वेश्चन, वो एक फिक्स रखिए। फिजिक्स में भी आप सोच लीजिए 50 सवाल बनाएंगे, केमिस्ट्री में भी 50 बनाएंगे। मतलब एक वर्कलोड बनाइए कि मुझे ये काम करना है, रादर देन समय को दीजिए। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात सर, जैसे बचपन में अक्सर हम लोग को टीचर, घर में पेरेंट्स बोलते हैं चलो पढ़ने बैठ जाओ, किताब खोल दी, नजरें किताबों पे है बट ध्यान कहीं और। बिल्कुल रहता है तो सर। फिर सर वो मेरी पढ़ाई कहाँ वो रही? तो मैं वो समय को लेकर के मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ, समय को आप मत मान लीजिए कि आप रूटीन मत बनाइए कि 10 घंटा मुझे पढ़ना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप खेलिए, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स भी दीजिए, योगा कीजिए। अरे समय तो 5 मिनट निकल सकता है। अपने इष्ट देवता को 5 से 10 मिनट प्रत्येक दिन टाइम दीजिए, और फिर आप रात में सोने के पहले सर आई थिंक एक बार फोकस कर लीजिए कि आज की डेवलपमेंट क्या है। एक नोटबुक बना लीजिए कि आज की डेवलपमेंट क्या है, तो ये प्रोग्रेस दिखाएगा। एक समय जब 10 दिन के बाद सर वही बच्चा नोटबुक देखेगा, ये कहेगा हाँ सर मैंने इसी चैप्टर से बना के दिखा। और अगर मान लीजिए आपके टीचर ये पूछ भी लेते हैं, अच्छा बेटा बताओ ये 1 वीक में क्या डेवलपमेंट है, तो आप कहेंगे सर 1 वीक का ये डेवलप। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे सर 1 वीक में मैं 10 घंटे पढ़ाऊं। आप इस बात को आप मान लीजिए। फिर अगर कहूं नेटवर्क क्या है, तो सर पढ़ा तो हूं, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। तो आई थिंक टाइम बाउंडेशन इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रादर पॉजिटिव वर्क कीजिए। जैसे एक छोटी सी बात सर, फिजिक्स वाले सर लोग कहते हैं भाई एक दीवार में आप धक्का दे रहे हो और दीवार टूट ही नहीं रहा है, तो वर्क डन तो जीरो हो गया। ये बोलता हूं कि आप काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, टाइम बाउंडेशन मत रखिए। और मैं बच्चों को ये सजेशन भी नहीं देता हूं कि तुम 12 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो ऑनेस्टली पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। सर एक क्वेश्चन और बड़ा कॉमन रहता है क्लासरूम में। बहुत सारे बच्चे आके इस चीज के बारे में भी क्वेरी करते हैं कि सर ये बताइए हमें एक दिन में केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन करने चाहिए। मतलब आप, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है कॉमन 11th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल 10 से आया एकदम से नया, सब कुछ सर उसके लिए नया रहता है ना। जी। तो वो बच्चा आके क्लासरूम में बोलता है कि सर हमें एक दिन में कितने क्वेश्चन, एक मासूम सा चेहरा और बिल्कुल डरा सा, सहमा सा, और जब सामने आके बोलता है कि सर
हम एक दिन में कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए? तो सर पहली बात तो मुझे लगता है कि आधे तो हम वहीं पे एकदम मिसमैच हो जाते हैं। तो सर ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो हमारे प्यारे बच्चे हैं 11th में जो पढ़ रहे हैं बहुत सर, sweet बच्चे होते हैं मासूम सर, बच्चा। बिल्कुल। अच्छा, हमारा एक बोर्ड में भी सर देखिए जिस लेवल पे हम लोग यू टर्न मार देते हैं 10 से 11 अचानक यू टर्न आ बहुत जाते हैं। बड़ा स्टेप होता है बहुत सर। बड़ा गैप है सर। ना मोल कॉन्सेप्ट बच्चों को कुछ पढ़ाई नहीं। जाती है, अचानक यहाँ आकर के बच्चे जब मोल के नाम सुनते तो गोल हो जाते हैं। रिएक्शंस मैकेनिज्म हाँ, पूरी आ जाती है, जीओसी पूरी आ गई, GOC, आइसोमेरिज्म आ गया, और वहां बच्चा पढ़ता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड, सही बात है। एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अलावा कुछ जानते कहाँ है वो लोग। तो आई थिंक मैं उन बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा कि देखिए बेटे, आपको सर जितना होमवर्क देते हैं आपके क्लास में, जितना कंटेंट पढ़ाया, जैसे आज के कंटेंट में सर अगर मान लीजिए सिर्फ मोल निकालने सिखाया गया, तो आप सिर्फ मोल निकालने वाले सवाल पूछ लो सर से, सर मुझे ये बताओ आज इस पे कितने सवाल, टच रही है ना। आप बोलिए तो सर बोलेंगे अच्छा डीपीपी के 1 से 5 बना ले, बस 1 से 5 बनाओ। वो टीचर आपके ऊपर ग्रेजुअली प्रेशर देते हैं। हम लोग सर, ये हम लोग का इंटेंशन है, इंड्यूस है कि हम बच्चों को जैसे बच्चे जैसे जैसे निखरेंगे, मैं देख रहा हूं नहीं इस बच्चे में निखार आ रही है, मतलब आज मैंने 15 क्वेश्चन दिया, कल 20 दूंगा, नहीं ना और निखार आ रही है, 15 हो गया 20 हो गया, चलो आज 25 देता हूं। और सर ये हर टीचर हर एजुकेटर ये करते हैं कि अपने बच्चों, क्योंकि वो बच्चे को बच्चे नहीं मानते। सर मैं एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चे की सफलता में सबसे बड़ा अगर खुशी बोलिएगा, एक माता, एक पिता और एक टीचर। एक टीचर, बिल्कुल सही बात है सर। सर इन दोनों में ईर्ष्या है ही नहीं, वो सर- सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, सफलता। सर क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टूडेंट की सक्सेस है ना, हाँ, वो उस टीचर की ही सक्सेस है। सर वो अलग खुशी होती है सर। टीचर एग्जाम देने नहीं जाएगा, नहीं सर, टीचर कहते हैं ना कि टीचर बच्चे को तैयार करेगा, हाँ और बच्चा एग्जाम देके सिलेक्शन लेके आएगा, तो सर वो टीचर का ही एग्जाम है और टीचर का ही रिजल्ट है। सर मैं खुद एक टीचर हूं, और बिलीव ना कीजिएगा, जब बच्चे रिजल्ट लेके आते हैं ना सर, तो आंख में थोड़ी भर गई है, वो खुशी ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब मुझे लगता है कि आज मेरी जीत हुई है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अपना, मैं भी तैयारी किया, मैं सफलता नहीं किया, लेकिन मेरी सफलता मेरे बच्चे में दिखती है। तो आई थिंक बी ऑनेस्टली सर कि कोई बच्चा प्रेशर ना ले, रिलैक्स होकर तैयारी करे, और अपने शिक्षक जैसे जैसे क्वेश्चन ग्रेजुअली बढ़ाते हैं अपना टाइम कोऑर्डिनेशन रखिए। कुछ बच्चे वीक हैं सर, बहुत वीक हैं बहुत सर, आप बिलीव ना करेंगे, बिहार की धरती की बात कर रहा हूं सर, बच्चे को लिखने नहीं आती, बच्चे सर नहीं लिख पाते हैं एक लाइन, हमें टाइम देना पड़ता है। और मैं देखा हूं सर, टीचर टाइम देते हैं, बेटा आप लिखिए। सर राइटिंग नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है सर, 10th तक, बहुत बच्चे की 6 प्रॉब्लम में है। सर वो लोग पढ़ता है दिस इज बॉय दैट इज गर्ल, ये बिल्कुल। पढ़ता है, 6 में पढ़ता है। आप बताइए जो बच्चे 6 में ये पढ़े हैं सर, वो बच्चे राइटिंग कहां से करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे विचार से हम किसी बच्चों को प्रेशर नहीं देंगे, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बच्चे परफॉर्म, लेकिन बेटा आप ऑनेस्ट रहना, आप ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड कैसे करना। आज 6 क्वेश्चन बनाए, सर से बोलो सर 6 बनाया, आप देखिए कल आपके 10 क्वेश्चन देंगे सर, और आप देखिए आप पहचानेंगे नहीं सर, आप मतलब आप, हम लोग समझ नहीं पाते और मेरा बच्चा कहां पहुंच जाती है। सो आई थिंक इट्स अ गुड वे फॉर द अचीवमेंट्स। उसके लिए सर हम यही कहेंगे कि मतलब इस बात पे मत जाइए कि आपने 10 क्वेश्चन दिए तो 10 हाँ, ही करके लाए। ना ना ना, आज 2 करके लाए, तो अगर कल 4 करके लाए तो वो इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल 4 से 6 करके लाए तो इम्प्रूवमेंट इंप्रूवमेंट है, हमें क्योंकि उस बात करके पे ला, फोकस करना हाँ, चाहिए। करके ला। बहुत सही सर, आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया बच्चों को, और आई थिंक बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी कि भाई किन किन बातों पे उन्हें ध्यान देना है और किन किन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगा, जो बच्चों का बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि नीट या जेईई की तैयारी में पीवाईक्यू का कितना रोल है? बड़ी अच्छी बात आपने कहा सर। जी सर। अगर मैं नीट की बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो सर पीवाईक्यू का एक अहम स्थान रखा जाता है। जैसे मैंने बार बार कहा कि आपकी धर्म ग्रंथ है एनसीईआरटी, तो आप ये मान लीजिए धर्म ग्रंथ के साथ में एक साथ में आप सबसे जो सक्सेसफुल किताब है, जहां हर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल पीवाईक्यू। क्योंकि पीवाईक्यू से आपको बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं। एक तो पैटर्न मालूम चलता है, हो सकता है बहुत ऐसे नीट में सवाल होते हैं सर जो पीवाईक्यू के डायरेक्टली सवाल तो नहीं बोले, बट उससे मिलता जुलता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो आई थिंक पीवाईक्यू बच्चों को फॉलो करना चाहिए। पीवाईक्यू हमेशा हर बच्चों के लिए वो एक मार्गदर्शक है।
आप ये मान करके चलें सर, मैं मानता हूँ कि हर टीचर भी ये सजेशन देते हैं कि PYQ को आप जरूर बनाएं, हर चैप्टर के बाद बनाएं। जैसे चैप्टर कंप्लीट होते हैं आप बनाइए, फिर एक बार पूरी तरह अगर किताब आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हुई तो एक बार और PYQ को बनाइए। PYQ मैं मानता हूँ एक अच्छा चीज है। PYQ से सर मुझे लगता है कि बच्चों को ये भी समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंस, ये बड़ा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के समझ में आ जाता है कि जी। हमें किस पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और किस पर कम करना चाहिए। बहुत सही, एकदम सर, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो सर आज के सेशन के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। आपने आज बहुत सारा ज्ञान बच्चों को दिया और मुझे लगता है कि अगर बच्चे इनको बिल्कुल सीरियस ले लें तो मुझे नहीं लगता कि अब उनका कोई डाउट रहना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सटीक वे में बच्चों को बताया कि भाई तैयारी के दौरान किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है और किन किन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो सर जब तैयारी करवा रहे हैं, हमने PYQ पढ़ाए, हमने सिलेबस पढ़ाया, तो फाइनली एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन के लिए हमने बच्चों को तैयार किया तो आज उस रणभूमि में हमें बच्चों को भेजना है। और तो ऐसे टाइम पर जब वो बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो सर एक सिंगल लाइन जो आप उन बच्चों को कहना चाहेंगे। आत्मविश्वास, वो एक ऐसी शब्द है जिसमें बच्चों को ये मालूम होनी चाहिए या रखनी चाहिए बात कि आपने जिस दिन के लिए तैयारी की थी आज उसका रिजल्ट का समय है। बिल्कुल। और ऑब्वियस है सर, मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे विगरस तैयारी कर रहे हैं, पूरी साल मेहनत कर रहे हैं, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट पे है। ओवर कॉन्फिडेंट करने का मतलब कॉन्फिडेंट है कि आज मेरा दिन अच्छा है और वो दिन आपका है। आपका है, बिल्कुल सही बात है। वो दिन किसी का नहीं हो सकता, जीत आपकी होगी, वो दिन आपका है। वहां पे कोई इफ और बट सोचना नहीं है सर। बिल्कुल। और मेरे विचार से अपने शिक्षक, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु का ज्ञान दीजिए और चलिए युद्ध की ओर। परिणाम अच्छा होगा सर, सफलता आपको मिलेगी। तो मेरे विचार से आत्मविश्वास को रखना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल सर, और नेचर का रूल भी है कि आपकी मेहनत जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बिल्कुल, आपने अगर मेहनत की है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, क्यों घबराएंगे, बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेनी है। जी। आप जाकर अपना बेस्ट दीजिए और चीजें आपकी फेवर में जरूर जाएंगी। जी सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। और सर आपने जो आज बातें कही ना सर, मुझे लगता है कि हर नीट और जेईई के स्टूडेंट को इसे अपनी लाइफ में बिल्कुल उतार लेना चाहिए और इन क्वेश्चंस का यहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाना चाहिए कि भाई जो आप सोचते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कैसे पढ़े, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़े, आज आपने उन सभी चीजों का जवाब बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया। और मुझे लगता है कि आज हमारे बच्चे भी इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और सोल्यूशन उन्हें मिल पाएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।